हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे दबाव समूह। तो ये नया टॉपिक था आप लोग के लिए, दबाव समूह। तो जैसा आपको मालूम है कि दबाव समूह राजनीतिक समूह से, राजनीतिक दल से बहुत ही अलग है। दोनों ही राजकीय तत्व हैं, दोनों ही संवैधानिक तत्वों में सम्मिलित है, दोनों को ही सरकार से और जनता से मान्यता प्राप्त है। फिर भी ये राजकीय गतिविधियों में संवैधानिक तत्व होने के बावजूद भी अपने आप में बहुत ही भिन्नता रखते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो यही है कि राजनीतिक दल व दबाव समूह में अंतर, कि क्या अंतर होता है दबाव समूह और राजनीतिक दल में और क्यों ये महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तो दोनों के बारे में हमको समझना है और पढ़ना है। तो जैसा हमें मालूम है कि दोनों ही दल संवैधानिक तत्व लिए हुए हैं, दोनों में ही राजकीय प्रक्रियाएं सुदृढ़ रूप से मौजूद है। सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में इन्होंने मान्यता प्राप्त कर ली है। दोनों का प्रेरक तत्व कार्य है तथा दोनों ही नीतियों को प्रभावित कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं और दोनों में समानता होने के बावजूद भी दोनों में पर्याप्त भिन्नता भी पाई जाती है। तो ये भिन्नता क्या है, उस भिन्नता को हम इन शीर्षकों के माध्यम से आज पढ़ेंगे। पहला शीर्षक है शासन सत्ता के प्रसंग में। तो शासन सत्ता के प्रसंग में यदि हम बात करते हैं तो राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि वो शासन सत्ता को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहती है और फिर शासन को में जैसे उम्मीदवार खड़े करना है, चुनाव प्रचार करना है और जब अपने जो पद को प्राप्त कर ले उसके बाद भी अपनी नीतियों का कार्यान्वयन करवाना भी राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य होता है। वहीं जब हम दबाव समूह की बात करते हैं तो दबाव समूह का ये कार्य बिल्कुल नहीं होता कि वो राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। वो राजनीतिक सत्ता को प्राप्त नहीं चाहते, बल्कि क्या चाहते हैं, केवल अपने हित के बारे में कुछ ऐसे नियम कायदे कानून बनवाना चाहते हैं जिससे वो लाभ के अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। तो इसके बारे में कहा जाता है कि राजनीतिक दल का घोषित उद्देश्य शासन सत्ता पर नियंत्रण करना होता है, अपने उम्मीदवार खड़े करना, उन्हें जिताना और शासन की नीतियों को अपने अनुसार क्रियान्वयन करवाना इनका मुख्य कार्य होता है। लेकिन दबाव समूह शासन प्राप्त करने का प्रयास कदापि नहीं करते, केवल विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक दल और दबाव समूह शासन सत्ता के प्रसंग में बिल्कुल विभिन्नता रखते हैं, बिल्कुल अलग अलग है। दूसरी बात है उद्देश्य व कार्यक्रम में अंतर। कि राजनीतिक दल का उद्देश्य तो हमें समझ में आता ही है, शासन सत्ता को प्राप्त करना, और इनके जो दबाव समूह का जो कार्य होता है वो ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो इनका उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि राजनीतिक दल बहुत बड़े होते हैं तो इनका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर का होता है। पूरे भारत में इनकी कार्यप्रणालियां देखी जा सकती हैं, तो वो समस्त कार्यपालिका इनके उद्देश्य से संबंधित होती है कि पूरे भारत पर व्यापक होता है, राष्ट्रीय स्तर के इनके कार्य होते हैं, तो वो पूरे भारत पर उसकी स्पष्ट छाप नजर आती है। लेकिन दबाव समूह के कार्य छोटे होते हैं। जरूरी नहीं है कि उसका कोई ऐसा सार्वजनिक पद्धति हो जिसका संबंध पूरे भारत से हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो राजनीतिक दल का संबंध राष्ट्रीय हित की समस्याओं पर होने के कारण इनके कार्यक्रम व्यापक होते हैं, किंतु दबाव समूह का संबंध वर्ग विशेष से होता है, अतः इनके कार्यक्रम अधिक संकुचित और अधिक सीमित होते हैं। स्वरूप संबंधी अंतर के बारे में हम देखते हैं
तो विचारधारा और कार्यक्रम की दृष्टि से दबाव समूह अधिक सजातीय व अधिक संयुक्त होते हैं, लेकिन राजनीतिक दल अधिक व्यापक व उद्देश्य कार्यों के बहुरूपी होने के कारण कम सजातीय व कम संयुक्त स्थिति में नजर आते हैं। स्वरूप संबंधी अंतर को हम देखते हैं तो दबाव समूह जो होते हैं वो अधिक संयुक्त होते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं, उनमें एक विचारधारा होती है और उस विचारधाराओं की वजह से वो बंधे हुए होते हैं। तो अधिक सजातीय और अधिक संयुक्त होते हैं दबाव समूह के सदस्य। लेकिन राजनीतिक दल काफी व्यापक होते हैं, और यदि हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो बड़े मंत्री होते हैं, बड़े बड़े जो राजनीतिक दल हैं जिनका संबंध पूरे भारत से है, तो उनकी विचारधाराओं में दल को लेकर समानता होती है, लेकिन और रूप में यदि वो देखे जाए अदर रूप में तो वो सजातीय नहीं होते हैं। उत्तर और दक्षिण की विचारधाराओं में भिन्नता आ सकती है। पूर्व और पश्चिम के राजनीतिक दलों के लोगों में विभिन्नता या विचारधारा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो ये कम सजातीय होते हैं और कम इनमें संयुक्त नजर आते हैं। अगला अंतर है आकार व सदस्यता का अंतर। राजनीतिक दल बहुत ही व्यापक होते हैं, इनका संबंध पूरे भारत से होता है, अतः इनका आकार विस्तृत होता है, बड़ा होता है। लेकिन दबाव समूह की जो सदस्यता है वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। इसकी संख्या निश्चित नहीं होती, तो कम सदस्य भी हो सकते हैं, ज्यादा सदस्य भी हो सकते हैं। दूसरा अंतर यह है कि जिस राजनीतिक दल में एक बार आपने एंट्री ले ली तो आप उसी राजनीतिक दल को लंबे समय तक निभाने का प्रयास करेंगे, और एक समय में एक राजनीतिक दल के सदस्य ही रह सकते हैं। आप चाहे तो बाद में उस दल को त्याग कर दूसरे दल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन दबाव समूह में ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही समय में एक दबाव समूह का सदस्य बने। वो एक ही समय में कई सारे दबाव समूह का सदस्य बन सकता है। जैसे उदाहरण हमने दिया था कि यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर है पेशे से, तो वो डॉक्टर के समूह में शामिल हो सकता है। जिस जाति का वो है उस दबाव समूह में वो शामिल हो सकता है। जिस कॉलोनी में वो रह रहा है वो कॉलोनी का वो विकास समिति का दबाव समूह का सदस्य बन सकता है। यदि वो खेलने में रुचि रखता है तो वो अपने खेल संगठन में भी दबाव समूह का सदस्य बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति एक ही समय में कई सारे दबाव समूह का सदस्य बन सकता है, लेकिन इसके विपरीत राजनीतिक दल में एक समय में एक राजनीतिक दल में ही रह सकता है। अगला है संगठन संबंधी अंतर। संगठित रूप में देखा जाए तो राजनीतिक दल काफी संगठित होते हैं, लेकिन फिर भी दबाव समूह से कम संगठन इनमें पाया जाता है। राजनीतिक दलों का संगठन काफी व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, तो इनमें वो एकता नहीं मिलती जो दबाव समूह में देखी जा सकती है। कि राजनीतिक दलों का संगठन होना इसमें आवश्यक है, लेकिन दबाव समूह संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। कई बार दबाव समूह जो होते हैं वो संगठित तो होते ही हैं, उनमें मतैक्य होता है, लेकिन कई बार असंगठित रूप में भी ये दबाव समूह कार्य करते हैं। जैसे हम देखते हैं जब कोई धरना, हड़ताल या प्रदर्शन होता है तो उस समय में कई सारे लोग ऐसे ही उनके साथ जुड़ जाते हैं जो विशेष दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन एक साथ वो उनके हो जाते हैं। तो ये संगठन संबंधी अंतर हम देख सकते हैं कि ये संगठित हो भी सकते हैं और असंगठित भी हो सकते हैं। अगला अंतर है साधन संबंधी अंतर। साधन संबंधी अंतर का अर्थ यह है कि राजनीतिक दलों पर पूर्ण रूप से ये पाबंदी होती है कि वो केवल और केवल संवैधानिक साधनों का ही
प्रयोग करेंगे। हमेशा अपनी समस्त कार्यवाहियों में, चाहे से उनका कार्य छोटा हो या बड़ा, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके साधन सदैव संवैधानिक ही होने चाहिए, ऐसी उनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन दबाव समूह हो सकता है, वैसे तो संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनकी उस समय क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो कई बार इस संवैधानिक साधनों के साथ साथ असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग कर जाते हैं। तो ये उनकी समय की मांग के अनुसार बदलती रह सकती है। अगला अंतर है प्रकृति संबंधी अंतर। तो प्रकृति की बात जब हम करते हैं तो राजनीतिक दल सदैव सक्रिय रहते हैं और ये स्वेच्छा से कभी भी नष्ट नहीं किए जा सकते। कि प्रकृति की राजनीतिक दल सदा से ही क्या रहते हैं, पूरे समय में ही कार्यरत रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और इनकी जो प्रकृति है स्वेच्छा से तोड़े और बनाए भी नहीं जाते। तो इनकी प्रकृति कैसे हुई, सदैव सक्रिय प्रवृत्ति इनकी रहती है। लेकिन दबाव समूह की जब हम बात करते हैं तो दबाव समूह की प्रकृति इनसे बिल्कुल विपरीत है और वो कभी बनते हैं कभी बिगड़ते हैं, और बनने बिगड़ने में इसका समय भी कुछ फिक्स नहीं होता और व्यक्ति भी निश्चित नहीं होते कि कोई व्यक्ति अभी इनके साथ था और कुछ समय बाद वो इनके साथ ना भी हो। तो ये प्रकृति अंतर भी इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है। और ये सक्रिय हमेशा तभी होते हैं जब तक इनकी मांग चल रही है। कि जैसे दबाव समूह किसी मांग को लेकर सक्रिय रूप में रहते हैं, तो दबाव समूह जब तक इनकी मांग चल रही है तब तक सक्रिय है और उसके बाद में ये पूर्ण रूप से शांत या निष्क्रिय हो जाते हैं, स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन राजनीतिक दल की प्रकृति हमेशा सक्रिय भूमिका में रहती है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। दबाव समूह अपने आप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को तोड़ा नहीं जा सकता। अगला अंतर है समय अवधि का अंतर। कि राजनीतिक दल, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि राजनीतिक दल सदैव सक्रिय भूमिका में रहते हैं। तो सक्रिय भूमिका में रहने की वजह से इनकी जो कार्य अवधि है वो हमेशा चलती रहती है, लंबी होती है, व्यापक होती है, जिसे तोड़ा या नापा नहीं जा सकता कि हमेशा ये सक्रिय भूमिका रहते हैं। हाँ, माना चुनाव के समय में ये बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय तो सदैव रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा माहौल उत्पन्न हो जाता है कि राजनीतिक दलों की विशिष्ट भूमिका हमको देखने में मिलती है और वो होती है चुनाव में। कि जब ये चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका में रहते हैं तो उम्मीदवारों के नाम, काफी गर्मागर्मी का माहौल होता है और उस समय राजनीतिक दल में किसके नाम का टिकट होगा, तो ये सक्रियता उस समय हमको देखने में नजर आती है। जब वोट पढ़ते हैं तब भी ये महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं और जब रिजल्ट निकलता है तब भी इनकी भूमिका अहम रहती है। तो यानी कि इनकी जो कार्य अवधि है वो सदैव लंबी रहती है और ये सदैव सक्रिय रहते हैं। लेकिन दबाव समूह इसके विपरीत हम देखते हैं कि दबाव समूह हो सकता है एक दिन में भी इनका काम हो जाए तो ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कभी एक दिन, कभी एक सप्ताह, कभी एक पखवाड़ा यानी 15 दिन या एक महीना की अवधि या इससे भी लंबी अवधि हो सकती है कि जब तक इनकी कार्य पूर्ति नहीं होती ये अस्तित्व में बने रहते हैं और एकजुटता या सजातीयता या संयुक्त जो है संगठन है इनका वो पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही इनकी कार्य जो पूर्ति हो जाती है, हित पूर्ति हो जाती है, तो ये स्वतः ही टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इनकी समय अवधि कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चित अवधि इनकी होती है दबाव समूह की। और राजनीतिक दल की अवधि निश्चित होती है, वो लंबे समय तक कार्यरत रहते हैं। एक व्यक्ति न केवल अपने को ही काफी समय तक अपनी उस राजनीतिक दल से जोड़े रखता है, लेकिन कई ऐसे उदाहरण भी है
कि एक राजनीतिक दल के सदस्यों की कई पीढ़ियां उसी राजनीतिक दल को फॉलो करती हैं, तो कई बार 2-3 पीढ़ियां भी राजनीतिक दल में जुड़ी होती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इन मुख्य पॉइंट्स के माध्यम से, जो 8 पॉइंट के माध्यम से हमने राजनीतिक दल और दबाव समूह के अंतर को समझा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए कि राजनीतिक दल और दबाव समूह कितने भिन्न होते हैं, ये आपको समझ में आ ही गया होगा।